नमस्कार दोस्तों क्या लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना अब अपराध बन चुका है? घोर अनर्थ एक बहुत बड़ा पाप बन चुका है। क्या एक व्यंग्य शो किसी सत्ता को इतना असहज कर सकता है कि जांच एजेंसियों की एंट्री हो जाए? और आखिर क्यों विदेश मीडिया बार बार हमारे विश्व गुरु के बाबूजी नरेंद्र मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के अब सवाल उठा रही है? यह आज के इस वीडियो में हम इन सभी मुद्दों को तथ्यों, घटनाओं और सवालों के साथ समझेंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि आखिर में मतलब कि लास्ट में मेरठ की एक ऐसी घटना भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश और आज का इस वीडियो में हम 3 बड़े मुद्दों पर बात करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के विदेशी मीडिया की क्या टिप्पणी रही। सेकंड बात हम बात करेंगे इस वीडियो में शेखर सुमन के व्यंग्य शो और ईडी की कार्रवाई से जुड़े सवाल क्या हैं। और थर्ड मुद्दा दोस्तों आज का हमारा होगा मेरठ में दलित प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की कथित मारपीट जो हुई है उसके बारे में। बट दोस्तों हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, ध्यान रखिएगा, बल्कि उपलब्ध तथ्यों और सार्वजनिक बयानों के आधार पर हम आज सवाल रखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में आखिरकार क्या हुआ। विश्व गुरु की किस तरह से कह सकते हैं कि छवि खराब हुई, या फिर छवि पहले से ही खराब थी, या फिर उसमें और अधिक 4 चांद लग गए, या फिर मेन्यू के। ठीक है, बोलने वाले बोलते हैं, बोलने दो, हमारे विश्व गुरु देश को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली क्या हुआ था कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान पीएम मोदी जी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे। उस दौरे के दौरान एक ऑस्ट्रेलियाई टीवी रिपोर्टर्स का पीस टू कैमरा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यह रिपोर्टर्स ने साफ साफ ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना तैयारी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते हैं और अधिकतर स्टेज मैनेज्ड कार्यक्रम को प्राथमिकता देते हैं। यानी कि सवाल ये नहीं था कि भारत का दौरा कितना सफल रहा, कितना असफल रहा। सवाल ये था कि प्रधानमंत्री स्वतंत्र पत्रकारों के सवालों को या फिर उनके सवालों का सामना क्यों नहीं करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य भी आप जान लीजिएगा कि प्रधानमंत्री जी भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2024 में पद संभाला था। यानी कि लगभग 12 साल इनके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं, बट इनके किसी भी कार्यकाल के अंदर 12 सालों में इनके ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल 0 रही, निर्बड़ा सन्नाटा रही, अंडा रही। बाकी पिछले जो भी प्रधानमंत्री रहे उन्होंने बड़ी संख्या में ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। और सबसे अधिक जो ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिनको हम बोलते हैं ना मौन मंत्री कुछ बोलते नहीं थे, उन्होंने ही हमारे देश में सबसे अधिक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। देखिए ये आंकड़ा वीडियो को पॉज करके। लेकिन दोस्तों विपक्ष और कई मीडिया विश्लेषक लगातार कहते रहे हैं कि स्वतंत्र और बिना तय सवालों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कम देखने को मिली है, बहुत ही 0 मिली है, और ये राजनीतिक बहस का एक विषय भी है। और विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर के वर्तमान की सरकार के ऊपर निशाना साधते रहता है। बट सरकार समर्थकों का कहना यह है कि प्रधानमंत्री जनता से सीधे संवाद करते हैं, या मन की बात के माध्यम से या फिर अन्य किसी स्रोत के माध्यम से। बट आलोचकों का कहना यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लोकतंत्र की परंपरा होती है। निर्णय अब दोस्तों इस बात पर आप करेगा कि समर्थक सही है या फिर आपके विचार सही है। अपने विचार आप चाहो तो मुझे वीडियो को पॉज करके कमेंट करके लिख सकते हो। और उसको कहते हैं कि लोकतंत्र में सवाल पूछना विरोध नहीं होता है, सवाल देना नेतृत्व की सबसे प्यारी पहचान होती है। और जब भारतीय पत्रकार यही सवाल पूछते हैं तो उन्हें अक्सर एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा या विदेशी एजेंडा कह दिया जाता है, या फिर उनके यूट्यूब चैनल को टेक डाउन या फिर उनके वीडियो को डिलीट कर दिया जाता है। और अब वही सवाल ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार पूछ रहे हैं और इससे बहस और अधिक तेज हो गई है। और याद रखिएगा, किसी भी लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना संविधान विरोधी नहीं होता है। सरकार की प्रशंसा करना भी लोकतांत्रिक अधिकार है और सवाल पूछना भी लोकतांत्रिक अधिकार होता है आम जनता का, पत्रकारों का। और याद रखिएगा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सरकार नहीं, जागरूक नागरिक होते हैं। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो आप जागरूक नागरिक हैं। अगर आप हर चीज़ को सहते जा रहे हैं तो आप शायद एक पपेट हैं। दूसरी E20 एथनॉल जो पेट्रोल वगैरह यूज़ किया गया है, ठीक है, पेट्रोल के अंदर जो एथनॉल मिलाया गया उसकी वजह से जनता इस समय काफ़ी परेशान है। और 15 जुलाई को 3 दिन बाद भारत बंद का एक ऐलान किया गया है इस मुद्दे को लेकर के। अगर हर इंसान महंगाई की मार को झेलता रहे, हर इंसान अगर बेरोजगारी की मार को झेलता रहे, कोई सवाल ना पूछे, हर महिला अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को झेलती रहे, और हर आम नागरिक महंगाई की मार को झेलता रहे, और हर पढ़ने वाला युवा पेपर लीक की मार को झेलता रहे, सवाल ना पूछे, क्या आप उसे बोलेंगे कि वो भारत का नागरिक होगा?
थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। चलिए अब आते हैं सबसे चर्चित हिस्से पर। जी हाँ, शेखर सुमन का शो एक नया व्यंग्य शो है और ये मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ है इनका शो, और करोड़ों लाखों व्यू इनके वीडियोस पार कर चुके होते हैं। जी हाँ, जब भी ये वीडियो करते हैं अपलोड, उसका कई क्लिप्स करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। उनके व्यंग्य में सरकार, राजनीति और सत्ता पर कटाक्ष देखने को हमको मिलता है। और इसी बीच खबर आई है कि ईडी ने कारोबारी धर्मेश संगानी से जुड़े मामले में कार्रवाई करी है। जी हाँ, ये वो व्यक्ति हैं जो शेखर सुमन के काफ़ी करीबी हैं। और दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार धर्मेश संगानी और शेखर सुमन का व्यावसायिक संबंध भी बताया गया है कि दोनों के आपस में काफ़ी सारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट है। और यहीं से सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, क्या ये केवल एक सहयोग है कि ईडी की रेड पड़ी धर्मेश संगानी की, या फिर आलोचकों पर दबाव बनाया जा रहा है? जो सरकार की आलोचना करेगी उसके ऊपर दबाव बनाने की क्या कोई ये निंजा ट्रिक है? थिंक अबाउट इट। बरसों ध्यान रहे कि अब तक ऐसा कोई भी आधिकारिक प्रमाण सार्वजनिक नहीं हुआ है जो ये साबित कर सके कि ईडी की कार्रवाई सीधे शेखर सुमन के व्यंग्य शो की वजह से हुई है। इसलिए इस विषय पर ना केवल सवाल उठाए जा सकते हैं, निष्कर्ष नहीं। बरसों ये जो है ना सरकार की एक पुरानी निंजा ट्रिक भी है। कई बार हमने ऐसा देखा है कि हल्का से भी कोई भी व्यक्ति वर्तमान की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसके घर में ईडी सीबीआई भेज दी जाती है। उसके बाद निष्कर्ष निकलता है निर्भय सन्नाटा, वो व्यक्ति बाइज्जत बरी हो जाता है। और दोस्तों, भारत में ना ईडी ने पिछले कई वर्षों में हज़ारों मामलों की जांच करी और विपक्ष का आरोप यह है कि एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अधिक होता है। और वही केंद्र का कहना यह है कि ईडी केवल कानून के अनुसार कार्रवाई करती है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। यानी कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं। बट इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है? वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो मुझे अपना कमेंट कर सकते हो। दोस्तों, अगर एजेंसियां निष्पक्ष है ना तो उनका सबसे बड़ा बचाव पारदर्शिता होती है। और वैसे भी कहते हैं कि लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं चलता है, लोकतंत्र चलता है स्वतंत्र मीडिया से, विपक्ष के सवालों से, न्यायपालिका से, और सबसे बढ़कर सवाल पूछने के अधिकार से चलता है। और अगर सरकार मजबूत है तो आलोचना से डरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और अगर विपक्ष मजबूत है तो उसे भी तथ्यों के साथ आलोचना करनी चाहिए, ये उसका भी अधिकार है। तो चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं मेरठ के बारे में। अगर मेरठ से संबंधी आपको न्यूज़ अच्छे से पता होगी दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये दावा किया गया है कि मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे एक दलित प्रदर्शनकारी के साथ में मार पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ साफ किस तरह से पीट रहे हैं, सोचिए। एक्चुअली क्या था कि करीब 2 महीने पहले मेरठ में एक दलित समाज की एक लड़की की जान ले ली जाती है कुछ लोगों के द्वारा, और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया था मेरठ में। लेकिन पीड़ित परिवार और समुदाय की कुछ और ही मांग थी, और इन मांगों को लेकर के कुछ लोगों ने प्रशासन से परमिशन ली थी कि वो डीसी ऑफिस के पास एक पार्क में इकट्ठा होकर के अपनी मांग रख सकते हैं। इनके पास पार्क के अंदर की परमिशन थी, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि कुछ लोग परमिटेड लोकेशन को छोड़ करके डीसी ऑफिस के बाहर धरना देने बैठ गए। इससे क्या हुआ कि पब्लिक रोड और डीसी ऑफिस के अंदर बाहर की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। लेकिन पुलिस ने काफ़ी देर तक जो प्रदर्शनकारी थे उनको हटने के लिए कहा कि आप हट जाइए, लेकिन जब वो नहीं हटे तो एसएसपी ने मौके पर आकर के उन्हें अपने तरीके से हटाना स्टार्ट कर दिया। देखिए किस तरह से मार पिटाई कर रहे हैं प्रदर्शनकारी के साथ। सो गाइस, मार पिटाई करने का भी एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है, एक नियम होता है, एक लॉ होता है। उसके आधार पर ही पुलिस वाले इस तरह से किसी आम जनता को मार सकते हैं। सो गाइस, इन सब के हिसाब से ना अनलॉफुल असेंबली के केस में क्या होता है कि पुलिस को एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल अप्लाई करना होता है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाना चाहिए। सबसे पहले होता है दोस्तों वाटर कैनन का इस्तेमाल, फिर होता है टीयर गैस शेल का प्रयोग, या सेल्स इस तरह से फायर किए जाएं कि सीधा ज़मीन पर गिरे, ना कि किसी इंसान के ऊपर लगे वो शेल। और अगर इसके बाद भी ज़रूरत पड़े, लोग अगर ना हटे तो लाठी चार्ज होता है।
और वो भी लाठी चार्ज होगा दोस्तों बिलो द आपका वेस्ट, मतलब कमर के नीचे के हिस्से पे लाठी मारी जाती है, ना कि ऊपरी हिस्से पर। सो गाइस ये है क्राइटेरिया। लेकिन इन तमाम क्राइटेरिया को, इन तमाम प्रोटोकॉल को धराशायी करते हुए सीधे एसएसपी आते हैं, जानवरों की तरह भारत देश के नागरिक को इस तरह से पीटते हैं। और जिस निर्मम तरीके से आम जनता को पुलिस वाले के द्वारा पीटा गया है, मारा गया है, इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी बहस स्टार्ट हो चुकी है। सो गाइस यदि वीडियो ये सही है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस पुलिस वाले के खिलाफ। अगर वीडियो भ्रामक है तो सच भी सामने आना चाहिए। और दोस्तों लोकतंत्र में ना किसी भी घटना की निष्पक्ष जांच सबसे महत्वपूर्ण होती है, और जिस जांच में एक लंबा समय लग जाता है हमारे समृद्ध काल के अंदर, विश्वगुरु देश भारत देश के अंदर। सो गाइस आज के इस वीडियो में हमने 3 सवाल रखे हैं। पहला सवाल ये है, क्या हमारे विश्वगुरु के बाबूजी प्रधानमंत्री मोदी जी को नियमित खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? क्या जांच एजेंसियों के इस्तेमाल पर उठ रहे सवालों का जवाब आना चाहिए? और क्या पुलिस की हर कार्रवाई की जवाबदेही तय होनी चाहिए? इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूं जल्द तक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।